उसके बाद जनाब आप आ जाइए पेज नंबर 15 ऑफ 17 के ऊपर। अच्छा, इसमें 15 ऑफ 17 के ऊपर टॉप पर हेडिंग है डीडीएल स्टेटमेंट ट्रिगर्स, और इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिस से कनेक्ट होना पड़ेगा। सिस्टम ट्रिगर्स है ना, इसके बाद हमने सिस्टम इवेंट तो कर लिया था स्टार्टअप शटडाउन का। अच्छा, ये एक और इन्फॉर्मेशन है सिस्टम ट्रिगर्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, क्रिएट टेबल यूजर अंडरस्कोर डेटाबेस अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। एक टेबल क्रिएट कर लें यूजर ऑब्जेक्ट्स के लिए, यूजर अंडरस्कोर डेटाबेस अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट टेबल यूजर अंडरस्कोर डेटाबेस अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, टेबल नेम है और टेबल नेम यूजर डिफाइंड टेबल नेम। सही। कॉलम कौन से होंगे, एक होगा यूजर आईडी वर्चा 230, टास्क अंडरस्कोर परफॉर्म, यूजर ने कौन सा टास्क परफॉर्म किया। सही। वर्चा 200 विच टाइम, किस टाइम पे परफॉर्म किया, टाइम स्टैम्प विद टाइम कॉल, कौन से यूजर ने कौन सा टास्क और किस वक्त परफॉर्म किया, टेबल क्रिएट किया है या कोई डीएमएल परफॉर्म किया, डीडीएल परफॉर्म किया, उसकी इंफॉर्मेशन हम यहां पर गेट कर लेंगे। टेबल क्रिएट डिस्क्राइब यूजर अंडरस्कोर डेटाबेस अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। ये 3 कॉलम हमारे पास आ गए। उसके बाद ट्रिगर क्या है, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर डीडीएल अंडरस्कोर चेक, डीडीएल को चेक करेगा, डीडीएल अंडरस्कोर चेक। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर डीडीएल अंडरस्कोर चेक, डीडीएल ट्रांजेक्शन्स को चेक करेगा। ये कब होगा, आफ्टर क्रिएट और अल्टर और ड्रॉप ऑन डेटाबेस, जब भी यूज़र डेटाबेस के ऊपर या तो टेबल को क्रिएट करेगा या फिर अल्टर करना चाहेगा या फिर उसको ड्रॉप करेगा, और तीनों स्टेप करने के बाद ही आपने टास्क लेना है। सही। क्या करो आप, डिक्लेयर एक वेरिएबल ले लो टीपी वर्चा 200 टर्मिनल पैरामीटर टीपी, सिस्टम अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट बिल्ट इन है हमारे पास और बिल्ट इन प्रोसीजर है। सही, सब कह रहे हैं सही है। फंक्शन है, फंक्शन क्यों है, वैल्यू असाइन कर रहा है, तो प्रोसीजर पे खामोश क्यों बैठे हुए, गर्दन भी ला रहा हूँ। हाँ सही। यूजर ENV यूजर इन्वायरमेंट, कौन सा यूजर का इन्वायरमेंट, कौन से यूजर की आईडी है, और टर्मिनल, किस टर्मिनल पे यूजर मौजूद है, जिसको हम क्लाइंट के वर्ड से यूज कर रहे होते हैं। आप पीसी बैठते हैं, पीसी नंबर लिखा होता है, यही उसका क्लाइंट नंबर भी, यही टर्मिनल भी है। PC7 PC8 PC11 यही कंप्यूटर नेम भी होता है। ठीक है। क्या गेट करो, ऑरा अंडरस्कोर सिस इवेंट, वो सिस्टम इवेंट कौन सा परफॉर्म कर रहा है, सिस इवेंट। क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है, कौन सा इवेंट है, इवेंट गेट करो आप। ऑरा अंडरस्कोर डिक्शनरी अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम,
ऑरेकल की डेटा डिक्शनरी में उस ऑब्जेक्ट का नेम क्या है। ईएमपी तो नहीं है, ईएमपी को ड्रॉप तो नहीं कर रहे आप, या ईएमपी अंडरस्कोर कॉपी के नाम से कोई और टेबल क्रिएट तो नहीं कर रहे आप, या ईएमपी को आप अल्टर तो नहीं कर रहे। तो हमारे डेटा डिक्शनरी में उस ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, वो नेम गेट कर लो। सिस्टम अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, कहाँ से? सिस्टम कॉन्टेक्स्ट से। कौन से सिस्टम कॉन्टेक्स्ट? यूज़र आईडी से, और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ यूज़र। यूज़र कौन से सिस्टम के ऊपर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पर कौन सा यूज़र लॉगिन हो। इंसर्ट इनटू यूज़र अंडरस्कोर डेटाबेस अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। क्या गेट इंटर करो? यूज़र, जो भी यूज़र करंटली मौजूद है, जिसका नेम आप गेट कर रहे हैं। टीपी के अंदर तमाम तरह इंफॉर्मेशन कि वो कौन सा इवेंट कहाँ से परफॉर्म कर रहा है और किस टाइम पर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हमारा ट्रिगर क्रिएट हो गया। ट्रिगर के सामने देखें छोटा सा ब्लॉक बना हुआ है। कह रहे हैं आफ्टर क्रिएटिंग द ट्रिगर ओपन अनदर सेशन एंड परफॉर्म सम DDL स्टेटमेंट, then check user underscore database underscore object by using the select statement। आपने यहाँ पर सिस्टम में सब परफॉर्म तो कर लिया। अब क्या करें आप, एक और सेशन के बजाय आपके स्कूल में भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो आप ऐसा करें कि वापस आ जाएं स्कॉट की तरफ। सही, स्कॉट पे आने के बाद क्या करो आप, क्या करें हम, ये कुछ टेबल हमारे पास मौजूद हैं। सही, तो कोई और टेबल है हमारे पास नया, ABC टेबल है। ABC में क्या है, अल्टर टेबल। ऐड क्या करो, कॉलम। अल्टर टेबल के बाद टेबल का नाम, कॉलम का नाम आता है, कॉलम टेबल का नाम नहीं तो आएगा। अल्टर टेबल, टेबल नेम। अच्छा जी, और ऐड कॉलम का नाम। कॉलम नहीं लिखूं तो कॉलम नहीं लिखूंगा तो कैसे ऐड करेगा वो, कर देगा। तो मैंने इसको कहा कि क्या करो आप, हायर डेट ऐड कर दो। चलो, और डेटा टाइप कैसी होगी इसकी, डेट। सिस ऑब्लिक ऑरेकल SysDB। वहाँ जाने के बाद हमने कहा क्या करो, यूज़र अंडरस्कोर डेटाबेस अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स को जाकर चेक करो कि वहाँ क्या इंफॉर्मेशन है। कह रहा है कि जी यूज़र आईडी तो स्कॉट था, और सेशन कंप्यूटर नेम क्या है, टर्मिनल नेम सुहेल, और ट्रांजेक्शन कौन सी पास हुई है, अल्टर। टेबल कौन सा है, ABC, और किस सिस्टम से हुई है, सर्वर इंफॉर्मेशन। सही, कोई बचेगा नहीं उसमें। तो आपके तमाम के तमाम तर, अच्छा ये कोड जो था ना आपके पास इसी फॉर्म में आएगा, ये बिल्ट इन कोड है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपने। सिस अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। सिस इवेंट है, सिस ऑरा डिक्शनरी है, तमाम की तमाम तर ये इन्फॉर्मेशन आएंगी। हाँ, ये जो टेबल हमारा था ना, ये हमारा यूज़र डिफाइन था। और यूज़र डिफाइन क्यों था, क्योंकि हमें 3 ही कॉलम चाहिए थे, एक तो यूज़र नेम चाहिए था, एक उसकी आईडी चाहिए थी, और एक टाइम चाहिए था। तो वो आप यूज़र डिफाइन भी क्रिएट करेंगे तो वही क्रिएट करेंगे जो कॉलम की इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर करनी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बनेंगे नहीं इसमें। सही, तो इन सब का एहतियात कीजिएगा। बस यहाँ पे ये जो ब्लॉग बना हुआ, ये कह रहे हैं एक और सेशन ओपन करें, तो मैंने आपके स्कूल में ऐड करने के लिए उसी में यूज़र चेंज करके परफॉर्म कर दिया। सही, दूसरा ये है कि अब ये ट्रिगर तो क्रिएट हो चुका, जब भी कोई DDL परफॉर्म करेंगे तो ये एक्शन ले गई। तो बेहतर ये है कि चेक DDL अंडरस्कोर चेक को फिर हम ड्रॉप कर दें, DDL अंडरस्कोर चेक। नीचे आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है सिस्टम इवेंट ट्रिगर्स, तो ये हम ऑलरेडी फर्स्ट ही कर चुके हैं, स्टार्ट ही हमने इसी टॉपिक से लिया था। इसके बाद आ जाइए आप पेज नंबर 16 ऑफ 17 की तरफ।
क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर चेक अंडरस्कोर सेल। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि एक सिंपल सा प्रोसीजर क्रिएट करेंगे और फिर उस प्रोसीजर को ट्रिगर में कॉल करके देखेंगे कि परफॉर्म हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अब तक तो हमने सारे ट्रिगर के अंदर ही कोडिंग की थी। अगर आप कोई एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं तो प्रोसीजर की टाइप पब्लिक है, आप उसे किसी और पर्पस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी और जगह कॉलिंग भी कर सकते हैं, अदर यूज़र को उसका राइट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सेसिंग की, और चाहें तो अपने ट्रिगर में भी कॉल कर सकते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा, मल्टीपल टाइम मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर यूज़र्स के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा वो, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा। तो प्रोसीजर है चेक अंडरस्कोर सेल इन नंबर। आप कोई भी सैलरी देंगे नंबर के अंदर तो ये उसको चेक करके बताएगा। चेक अंडरस्कोर सेल, एक चेक सेल तो ये है हमारे पास और एक चेक सेल ये है, ये वाली सैलरी होगी। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर चेक अंडरस्कोर सेल सैलरी नंबर। आप कोई भी सैलरी देंगे तो ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि ये वैलिड भी है या नहीं है। एक नंबर ले लिया हमने AA ग्रेड के लिए, मिनिमम सेल मैक्स सेल। आप क्या करो, सेल ग्रेड से सैलरी लो सैलरी की मिनिमम वैल्यू और मैक्स सैलरी की मैक्सिमम वैल्यू गेट कर लो, तो आपको टेबल की सबसे छोटी लोएस्ट सैलरी और हाईएस्ट सैलरी का अमाउंट मिल जाएगा। अब यकीनन उन दोनों के बिटवीन अगर सैलरी है तो वैलिड है, नहीं है तो इनवैलिड है। चेक करो आप ग्रेड इनटू ए फ्रॉम स्कॉट डॉट सेल ग्रेड वेयर सेल बिटवीन लो सेल एंड हाई सेल, और ग्रेड को चेक करो कि वो लो सेल और हाई सेल के बिटवीन है भी या नहीं है। एक्सेप्शन, अगर कोई ऐसा ग्रेड नहीं मिलता तो एक्सेप्शन रेज होगा, कौन सा, नो डेटा फाउंड का, और आप बता दोगे जी सॉरी सैलरी मस्ट बी बिटवीन मिनिमम एंड मैक्स सेल। सैलरी जो है इन दोनों सेल के बिटवीन होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं चेक अंडरस्कोर सेल को, और मैंने सैलरी लेट सपोज 1000 दे दी, तो उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि 1000 की सैलरी वहाँ पर वैलिड होगी। अगर सैलरी वैलिड है, ग्रेड मिल जाता है, तो क्या करें, फिर तो हमने 8 के बाद कुछ दिया ही नहीं, और अगर इनवैलिड है तो फिर एक्सेप्शन को डील कर लिया। इनवैलिड देख के देखते हैं, ये कह रहा है कि सैलरी मस्ट बी बिटवीन 700 to 9999, आपकी सैलरी इसके बिटवीन होनी चाहिए, और अगर वैलिड होगी तो इट्स ओके, वो आपको टास्क परफॉर्म करने देगा। वैलिड पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, इनवैलिड पर ऑब्जेक्शन है। तो प्रोसीजर का मेन टास्क ये है। अब इसको कॉल करेंगे हम अपने ट्रिगर के अंदर, इवेंट के ऊपर ट्रिगर फायर होगा, ट्रिगर फायर करेगा, इस कॉल करेगा इस प्रोसीजर को, और ये प्रोसीजर आपको बताएगा कि वैलिड है या इनवैलिड है। सही, तो ये एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी कि आप किसी ट्रिगर से किसी प्रोसीजर को कॉल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अब इसका दो फायदे होंगे ना, दो फायदे क्या होंगे कि वो जो हम ऐड अंडरस्कोर EMP का प्रोसीजर बना रहे थे, तो वहाँ पर इस प्रोसीजर को कॉल करके सैलरी की वैलिडिटी को भी चेक कर सकते हैं आप। सैलरी अगर इनवैलिड होगी तो ये रेज एप्लीकेशन एरर यहीं पर रोक देगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि फिर इसको कॉल कर लें आप ट्रिगर के अंदर, तो ट्रिगर भी इसको वेरीफाई करवा रहा है। सही, HR को राइट देना चाहते हैं तो आप उसको भी राइट दे दें चेक अंडरस्कोर सैलरी पर एग्जीक्यूशन के लिए, वो भी इसको कॉल कर सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम रेफरेंस हो सकेगा। सबसे बड़ा फायदा एडवांटेज इसको इसका ये मिलेगा। ट्रिगर क्या है, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर EMP अंडरस्कोर चेक। EMP अंडरस्कोर चेक नहीं सर, ये सबसे लास्ट में
वैसे मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि आप कोई भी यूनिक और नया टास्क अगर परफॉर्म करने जाए ना तो वो जज्बाती होके ही होता है। अगर आप उसको मुतमईन होकर सोचते रहेंगे ना तो सोच में पड़ जाते हैं और इतना सोचना शुरू कर देंगे कि आपका जहन नेगेटिवली कैंसिल होने की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिस वक्त आपने सोचा और कर गुजरे तो कर गुजरेंगे आप। अब ये एक अलग है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो भी कॉन्सेप्ट है, अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें। लेकिन अगर आपने कर गुजरे तो आप उस वक्त कर्ज कर सकेंगे। अगर आप सोचेंगे ना 2 दिन सोच के करूँगा तो 2 दिन आपको सोचने में वो आपको कैंसिल करवा देगा पूरा। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, आप खुद भी कभी ट्राई कीजिएगा। अगर कहीं आप सोच रहे हो ना यार एडमिशन लेना है, मुझे कोर्स करना है या एक टास्क लेना है, अगर आपने सोच में लग गए तो उसका टाइम गुजर गया, आप अगले सेशन का इंतजार करें। और अगले सेशन पर आप फ्री हुए नहीं हुए या किसी और एक्टिविटी में या कहीं और कुछ करने में लग गए तो वो भी गया। और अगर आज सोचा और आज ही एडमिशन ले लिया तो वो आपके काम आ जाता है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। तो बहरहाल सम टाइम इमोशनल होना भी अच्छा होता है इन कॉन्सेप्ट्स के लिए। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर EMP अंडरस्कोर चेक, EMP को चेक करेगा बिफोर इंसर्ट और अपडेट ऑफ सेल, क्योंकि वो जो हमने प्रोसीजर क्रिएट किया वो सिर्फ सैलरी के लिए था, सैलरी की वैलिडिटी को चेक कर रहा था। तो बेहतर ये है कि ये सैलरी के कॉलम पे ही लगे। ऑन EMP फॉर ईच रॉ, यकीनन आप एक रिकॉर्ड पर एक ही वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो रॉ लेवल पर फायर होना ज़रूरी है। क्या करो, आप कॉल करो किसे, चेक अंडरस्कोर सेल को, किस वैल्यू के साथ, न्यू सेल के साथ। जैसे मैंने 1000 दिया था फिर 100 दिया था, अब यूज़र जो भी सैलरी प्रोवाइड करे आप उसके साथ इसको कॉल कर लो। दूसरे एक इम्पॉर्टेंट जो नोट करने वाला पॉइंट है वो ये कि हम जब भी प्रोसीजर को किसी अदर ऑब्जेक्ट में कॉल करते हैं, चाहे वो इनोमियस हो, प्रोसीजर टू प्रोसीजर हो या प्रोसीजर टू फंक्शन हो, आप सिर्फ प्रोसीजर का नेम लिख रहे होते हैं। लेकिन जब आप ट्रिगर कॉल करेंगे तो ट्रिगर फायर होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता। हम कहते हैं प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा तो प्रोसीजर के साथ इनर ऑब्जेक्ट जो भी होंगे वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, लिहाजा इसे आपको कॉल करना पड़ेगा। कॉल का कीवर्ड यूज हुआ है, ठीक। ट्रिगर क्रिएट, इंसर्ट इनटू EMP, EMP NO के अंदर इनेम में, इनेम के बाद सेल पर और सेल के बाद डिपार्टमेंट नंबर के अंदर वैल्यूज़ कौन सी होंगी। वैल्यूज़ ले ली हमने, चलें जी 1005 ले लें। यूज़र, और यूज़र के अंदर सैलरी कितनी होगी 1000, वैलिड सैलरी, इस पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। रॉ क्रिएटेड, वापस आए और आने के बाद हमने कहा कि आप इसको क्या करो 6 से क्रिएट करो और सैलरी कर दी इसकी इनवैलिड। कह रहा है कि सॉरी मस्ट बी बिटवीन। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, ये ट्रिगर से नहीं मिली, प्रोसीजर से मिली। प्रोसीजर ने आपको रिजल्ट दिया था और ये एग्जीक्यूशन भी कौन सा रुका है, EMP अंडरस्कोर चेक। EMP अंडरस्कोर चेक कौन सा है, ये प्रोसीजर, ये ट्रिगर जिसने कॉल किया था आपके उस प्रोसीजर को। तो प्रोसीजर ने तो बेसिकली ये वाला आंसर दिया और जिस लेवल पर मौजूद था वहीं पर आपको ब्रेक भी कर दिया। ये लाइन हमें यहाँ से ब्रेकिंग मिली। जब ये पूरा परफॉर्म होता तो आपका ट्रिगर का कोड कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन जब ये कॉलिंग पे गया तो वहीं पर ब्रेक हो गया। लिहाजा इसकी ब्रेकिंग से जो हमारा ट्रिगर था वो भी एग्जीक्यूशन से रह गया और इससे 2 ऑब्जेक्ट अफेक्टेड हुए। एक तो सेल भी जो अपना प्रोसीजर था वो भी तो सेकंड लास्ट लाइन के ऊपर ब्रेक हुआ है, वो भी ब्रेक हो गया और उसके ब्रेक होने से करंट ट्रिगर भी ब्रेक हो गया। ठीक है ना, 2 ऑब्जेक्ट पे एरर आया है, चेक सेल पर भी, EMP अंडरस्कोर चेक पे भी। चेक सेल प्रोसीजर था और EMP चेक जो है ये हमारा ट्रिगर था। तो आप किसी ट्रिगर के अंदर प्रोसीजर को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंडेंसीज क्रिएट हो गई।
डिपेंडेंसीज का मतलब वो अगर प्रोसीजर ड्रॉप हो गया तो ये ट्रिगर फेल हो गया, ये फिर एरर जनरेट कर देगा। जब भी आपने सेली में इंसर्ट की तो ये इंसर्ट करते वक्त कॉल करेगा प्रोसीजर को, प्रोसीजर मिला नहीं, ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज दे देगा आपको, ये डिपेंडेंसीज क्रिएट हो गई है। तो ये भी ख्याल कीजिएगा, अगर ज़रूरत है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। वैसे तो खैर एडमिन लेवल के ऊपर आम यूज़र को राइट दिए नहीं जाते कि वो सर्वर को एक्सेस कर ले। सर्वर रूम बहुत रिजर्व होता है, हर किसी की एंट्री भी नहीं होती उसमें। जिस तरह आपने बैंक में कैश रूम देखा होगा, कैश रूम में हर पर्सन इन नहीं होता, स्पेशली आउटसाइडर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन वो जो इनके इनर हैं वो भी इतने इन आउट नहीं होते, उनको भी परमिशन नहीं होती कि कोई भी आके वॉचमैन जल्द से अंदर चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, रिजर्व रूम होता है। ऐसे ही कंपनी में डेटाबेस के अंदर सर्वर रूम हमारा रिजर्व होता है, वो कैश ही तो है। तो आप उसमें किसी को इन नहीं होने देते और ना ही एक्सेसिंग के राइट्स देते हैं। तो हर पर्सन इस तरह से बैकअप पे जाकर ये डीएमएल परफॉर्म भी नहीं करेगा ये, ठीक। लेकिन बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि कोई नेगेटिवली थिंकिंग से ये डिफ़ॉल्टर ही बने, मिस्टेक भी तो का कॉन्सेप्ट भी तो है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटर भी तो मिस्टेक कर सकता है। ये सब उस सिनेरियो के लिए। वैसे तो हमारा सिक्योरिटी बहुत है, आउटसाइड तो इन नहीं होगा, लेकिन मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है, उनकी रिकवरी है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है मतलब नेगेटिवली वर्किंग हो रही हो, दोनों कॉन्सेप्ट हैं। ड्रॉप ट्रिगर कौन सा था हमारा, सॉरी, बिल्कुल कर सकते। ये तो एक मेथड था और ये हमने फर्स्ट टाइम ही तो ऐसा किया है। इससे पहले जितनी भी कोडिंग थी सब ट्रिगर में तो कर रहे थे। ये एक मेथड है कि हम इस तरह कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंडेंसीज का टॉपिक से रिलेटेड है, डिपेंडेंसी बन गई। इसके बाद जनाब आगे आपके पास ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन तो हमने पहले भी किया था। कब किया था? शुरू में, तेल से पहले। टॉपिक क्या था? एग्जीक्यूट पहले हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप अब तक सारे टास्क परफॉर्म कर रहे थे। सारे टास्क क्या परफॉर्म कर रहे थे? हमने आज ही की क्लास में डिफरेंट ट्रिगर्स क्रिएट किए। अगर यूज़र इंसर्ट करे तो आप क्या करो, log अंडरस्कोर EMP हिस्ट्री में जाकर ये तमाम तर बैकअप क्रिएट कर दो। तो ये बैकअप भी तो जाकर सर्वर पे ही होगा, और सर्वर पर फिर वही प्रॉब्लम है, क्यू का इशू है। समटाइम आपको अपने इवेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट करना ज़रूरी होते हैं कुछ इमरजेंसी केसेस के अंदर, ठीक है ना भाई। डॉक्टर की अभी तो हम प्रॉब्लम में जाते हैं, जल्दी का सोचते हैं, लेकिन वहाँ पर भी तो समटाइम ऐसा कुछ केसेस आ जाते हैं कि हम खुद कहते हैं कि इनको पहले आप आगे जाने दें। वहाँ भी तो सिनेरियो है, हालांकि वहाँ खुशी में तो नहीं बैठे होते आप, ऐसा ही है ना। लेकिन फिर भी वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अब ट्रिगर इवेंट तो है, डेटाबेस पे सभी तो कमिट करने गए हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जिससे आगे हमारी ट्रांजैक्शन पेंडिंग में आई हुई है, तो हमारा ट्रिगर की ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट हो जाए। इस सूरत के अंदर हम अपने पूरे कंप्लीट ट्रिगर की कोड को ऑटोनोमस के साथ एसोसिएट कर देंगे, ताकि ट्रिगर के अंदर जो भी इस तरह का बैकअप क्रिएट हो रहा है वो क्यू के अंदर पेंडिंग में ना रहे। सही। आपने इंसर्ट किया EMP के अंदर रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू EMP, इंसर्ट किया ही था, मैसेज आया वन रॉ इंसर्टेड, लाइट चलेगी, रिकॉर्ड बचा गया, कमिट नहीं किया मैंने, क्योंकि जब तक आप कमिट नहीं करते वो पेंडिंग के अंदर एक क्यू में मौजूद होता है, अनकमिटेड फॉर्म के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो आप बैकअप ले रहे थे, इस बैकअप के बिटवीन ही ये क्यू में मौजूद था और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, डेटाबेस हमारा शटडाउन हो गया किसी भी वजह से, तो ये स्टेप रह गया, एक रिकॉर्ड लॉस्ट हो गया। रिकॉर्ड की वैल्यू क्या आती है इससे को मतलब नहीं है, क्यूरी हमारी चले गई,
उस रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन का अमाउंट 1 रुपी भी हो सकता है और मिलियंस भी हो सकता है। आपको तो वो किसी भी लेवल पर, चाहे वो फ्री क्यों ना हो, हमें वो ट्रांजैक्शन पास नहीं करनी, फेल नहीं करनी। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बैकअप का सिनेरियो है, जो टास्क ओरिजिनली है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट हो जाए, स्पेशल केसेस के अंदर, हर बार नहीं। इसके लिए फिर हमारे पास मौजूद है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। इसके लिए करना क्या है, पहले आपको एक टेबल दिया हुआ है, क्रिएट टेबल EMP_audit। EMP_audit एक टेबल क्रिएट कर लें पहले तो। क्रिएट टेबल EMP_audit, एक कॉलम ले लिया हमने, EMP_audit_ID। ID क्या होगी, नंबर 4। एक अपडेट डेट टाइप का होगा, न्यू सैलरी और ओल्ड सैलरी। ये कॉलम हमने क्रिएट कर लिया, टेबल क्रिएट हो गया। इसके बाद कह रहे हैं क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर audit_sale, audit_sale EMP audit। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर audit_sale इवेंट क्या होगा, आफ्टर अपडेट ऑफ सेल ऑन EMP फॉर ईच रॉ। EMP टेबल के सैलरी को जब भी आप अपडेट करेंगे, रॉ लेवल के ऊपर ये फायर होगा। डिक्लेयर प्रैग्मा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। प्रैग्मा आपके किसी भी पर्टिकुलर कोड को एसोसिएट करने के लिए यूज़ होता है। एक्सेप्शन में भी हमने यूज़ किया था, ऑटोनोमस में भी यूज़ किया था, और अब क्या कह रहे हैं हम, एसोसिएट कर दो हमारे इस होल कोड को ऑटोनोमस के साथ। क्या करना है, इंसर्ट इनटू EMP_audit, इस टेबल के अंदर इंसर्शन करनी है। कौन सी वैल्यू, ओल्ड EMP NO, सिस्टम डेट, न्यू सैलरी और ओल्ड सैलरी, और साथ के साथ इसको कमेंट भी कर दो। यानी किसी भी कोड के अंदर आपको सिर्फ एक वर्ड ही लगाना है, प्रैग्मा ऑटोनोमस_ट्रांजैक्शंस। सही। और ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपने इसे हर कोड के साथ यूज़ नहीं करना, इसको आपका फ्यूचर आपको नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन तो एक ही डिज़ाइन हुई हुई ना, मेन सर्वर पर एप्लीकेशन रखी हुई है, आप सब क्लाइंट्स एक्सेस कर रहे हैं। अब अगर उस एक एप्लीकेशन के हर कोड में ही ऑटोनोमस लगा दिया, तो आप सब में से कौन सी ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट होगी, कोई भी नहीं होगी, एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप अपने नेसेसरी कोड्स के ऊपर ही अप्लाई कीजिए, हर कोड पे अप्लाई नहीं करें। फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, आपको इसका फ्यूचर ही नहीं मिलेगा। ठीक है। क्या किया जी हमने, इंसर्ट इनटू EMP NO इनेम के बाद हमने ले लिया सेल, और सेल के बाद डिपार्टमेंट। हाई डेट लूँ या नहीं, हाई डेट लूँ या नहीं, इसे मैंने डेट इंसर्ट की है, हाई डेट लूँ या नहीं, सिस डेट है। अगर ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे इस टास्क के लिए। वैल्यूज 1006 कॉमा, यूज़र नेम, यूज़र के बाद सैलरी 1000 और डिपार्टमेंट नंबर 30। रिकॉर्ड क्रिएटेड, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP_audit। वैल्यू जनरेट हुई होगी इसके अंदर, जी वैल्यू जनरेट हुई होगी।
पूरा कोड देखें, स्क्रीन पर सब कुछ मौजूद है। वैल्यू जनरेट होगी हमारे EMP टेबल के अंदर, EMP अंडरस्कोर ऑडिट के अंदर। कोड से 0 आएगा। इंसर्शन हो रही है, ओल्ड सेल होगी उसकी, बार बार जिस बात पे तवज्जो मैं आपको दिलवा रहा हूँ ना, वो यही चीज़ है। इवेंट इंसर्ट का यूज़ किया हमने, आफ्टर अपडेट, सिर्फ अपडेट को हैंडल कर रहे हैं आप, इंसर्ट को तो आपने कैच ही नहीं किया। सही बात तो ये हो रही थी ना अभी, जब ब्रेक से पहले तवील तो लेक्चर सुनाया था कि इवेंट ही तो असल चीज़ है। सब कुछ हो जाएगा, कोड भी कर लेंगे आप, क्योंकि सारा फोकस आपका कोड पर होता है। इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिन पर इग्नोर कर देते हैं असल में वही मिसिंग हो जाती हैं। अब हमारे पास एक रॉ क्रिएट हो गई है स्टैटिक फ्रॉम EMP के अंदर 1006 के साथ। ये रॉ है हमारी। हमने कहा क्या करो आप, अपडेट करो EMP सेट सेल इक्वल टू सेल प्लस 500 वेयर EMPNO इक्वल टू 1006। EMP अंडरस्कोर ऑडिट। अब कह रहा है कि आपने अपडेट कर दिया तो आपके पास ओल्ड सैलरी जो थी वो 1000 की थी, न्यू जो थी वो 1500 है। सही। और अगर आप ओल्ड न्यू को नहीं लेते तो फिर आप क्या करें, दोनों का डिफरेंस ले लें, जैसा कि हमने पहले भी क्रिएट किया था हिस्ट्री लॉग के अंदर। न्यू और सेल का डिफरेंस लेकर एक वेरिएबल डिफरेंस के अंदर स्टोर कर दें और उसे फिर इंसर्शन कर दें कि जी ओल्ड सैलरी ये थी और डिफरेंस हमारा प्लस या माइनस में है, और प्लस माइनस से आप फिर गैस कर सकेंगे कि वैल्यू इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। फिर ये है कि आपके पास ओरिजिनल टेबल भी होगा, न्यू वैल्यू तो आपको वहाँ से मिल ही जाएगी। ठीक है, ये तो आप DML का बैकअप ले रहे हैं। अब देखें बैकअप के कितने सिनेरियो बन रहे हैं। एक तो आपका एडमिन बैकअप ले रहा है, वो बैकअप का है, वो तो पूरा का पूरा स्कीमा का बैकअप बन रहा है, हर तरह के टेबल का, हर ऑब्जेक्ट का बैकअप बन रहा है, वो तो एडमिन है, वो हमारा डेवलपर नहीं है। दूसरा बैकअप क्या है कि आप रिकॉर्ड जब डिलीट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो आप ऑल टू ऑल ट्रांजेक्शन का मेन ओरिजिनल रिकॉर्ड का ही बैकअप बना रहे हैं। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि या कोई डिफरेंसेस जब आ रहे हैं तो उसका बैकअप एक सेपरेटली बन रहा है, DML का एक सेपरेट बैकअप बन रहा है। जो इंसर्शन वगैरह हुई है उनका बैकअप ले रहा है। ठीक, बैकअप ये भी है। अब ये बैकअप ज़्यादा बेहतर है जिसमें हमने सिर्फ सैलरी को अपडेट किया, या आप पूरा होल रिकॉर्ड का बैकअप बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अब जो रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन थी हमारे पास इस रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड नंबर 1006 की, तो इसका ये आईडी हमसे लॉस नहीं हुई, नेम भी लॉस नहीं हुआ, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुई। लॉस क्या हुआ, सिर्फ सैलरी। तो जो लॉस्ट हुआ उसी का बैकअप ले लें नेसेसरी इंफॉर्मेशन के साथ, आईडी है, डेट वगैरह है। इससे क्या होगा, आपकी मजीद जो प्रीवियस मोर देन 1-2 फील्ड्स हैं उनकी स्पेस रिड्यूस हो जाएगी, और उनके बैकअप लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। आप यूज़र नेम भी लेते, आप हायर डेट भी लेते, MGR भी ले लेते, पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही बैकअप बन रहा होता, तो उसका भी तो एक पर्टिकुलर स्पेस होती, और जब स्पेस है तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड टाइम कंज्यूम करता बैकअप के लिए। उससे बेहतर ये कि जो कॉलम अफेक्ट हुए हैं, जो रॉज अफेक्ट हुई हैं, सिर्फ उन्हीं का बैकअप ले लें आप, टाइम भी शॉर्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, ट्रिगर का नेम क्या है इसमें, ऑडिट अंडरस्कोर सेल। ऑडिट अंडरस्कोर सेल।
आज तो हौसला बढ़ रहा होगा कम होने के बजाय, एक पेज से सर लेके नहीं आए थे, हैं? तो ये आखिरी पेज पढ़ दिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज तो हौसला बढ़ रहा होगा कम होने के बजाय, खुशी खुश आए होंगे आज तो। लेकिन अब थोड़े से कुछ तासुरात चेंज होते नज़र आ रहे हैं। आखिरी पेज समझ के आए थे तो आखिरी पेज ही नहीं आ रहा। आएगा। अच्छा, बस एक ही ऑब्जेक्ट रह गया आपके पास। इंशाल्लाह सैटरडे को आपकी फिर फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। वो ट्यूसडेज में नहीं आते ना, कौन सा? वो सैटरडे को करने आएंगे ना। वो ड्रॉप करवाया मैंने, वो रिपीटेड है, वो रिपीटेड कॉल है। सर फॉर्म सर ट्यूसडे से स्टार्ट करवाते हैं। फॉर्म ट्यूसडे से स्टार्ट कराएंगे बेसिकली। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, फॉर्म ट्यूसडे से ही होगा, क्योंकि फॉर्म से पहले आपकी एक और क्लास भी है, पहले वो करेंगे। फॉर्म ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, लेकिन पहले आपके पास एक थोड़ा सा एनालिसिस की थोड़ी सी क्लास है, एक क्लास होगी, तो वो फॉर्म से पहले होना ज़रूरी है और फॉर्म से पहले ही होती है, तो वो इंशाल्लाह सैटरडे को लेंगे। बाकी फॉर्म जो स्टार्ट करेंगे ना, नहीं पीएल नहीं, तो फॉर्म जो है वो इंशाल्लाह ट्यूसडे से ही स्टार्ट होगा। उस क्लास में आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और ईआरडी वगैरह क्रिएट करेंगे, और वो आपके जो आपने टेबल क्रिएट किए थे एसक्यूएल के ऊपर, उसका समझ लें ग्राफिकल इंटरफेस आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल सिनेरियो जो आपका होता है वो आप क्रिएट टेबल ईएमपी वगैरह नहीं कर रहे होते, ईआरडी से बनाते हैं। जिस तरह मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये स्कॉट के स्क्रिप्ट रखा हुआ है, अब वो स्क्रिप्ट में आप जाके देखें वो टेक्स्ट मॉड की फाइल है, उसके अंदर क्रिएट टेबल सारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट आप ग्राफिकल इंटरफेस से बनाएंगे, तो फॉर्म तो वैसे ट्यूसडे से ही स्टार्ट होगा, टेंशन मत लें। इसके बाद ये है म्यूटेटिंग टेबल, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, चेक अंडरस्कोर सैलरी। चेक अंडरस्कोर सैलरी, अच्छा सैलरी के अंदर यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, एक है मिनिमम सेल मैक्सिमम सेल। सही है, चले पहले इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, चेक अंडरस्कोर सैलरी, सैलरी की वैलिडिटी को चेक करेगा बिफोर इंसर्ट अपडेट ऑफ सेल कॉमा जॉब। अब एक और कॉलम हमने ऐड कर दिया, जॉब का भी ले लिया। ऑन ईएमपी फॉर ईच रॉ लेवल पर फायर होगा, लेकिन कब फायर होगा? व्हेन जॉब नॉट इक्वल टू प्रेसिडेंट। अगर आप जॉब प्रेसिडेंट के अंदर कुछ अपडेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इंसर्शन अपडेट कर रहे हैं, तो फिर फायर नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी है, मैनेजर, क्लर्क, एनालिस्ट, सेल्समैन, एनी अदर पर्सन, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। सही? डिक्लेयर, एक वेरिएबल ले लो मिनिमम अंडरस्कोर सेल और एसोसिएट कर दो ईएमपी के सेल के साथ। एज इट इज एक वेरिएबल मैक्स अंडरस्कोर सेल ईएमपी डॉट सेल पर्सन टाइप के साथ एसोसिएट कर दें। बिगिन में आने के बाद हमने कहा कि मिनिमम सेल एंड मैक्सिमम सेल इनटू मिनिमम सेल मैक्सिमम सेल फ्रॉम ईएमपी। ईएमपी टेबल से सबसे मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी गेट कर लो कौन सी है। ठीक है, हमारे पास एक क्लर्क है, सबसे मिनिमम सैलरी 700 उसकी है, हाईएस्ट प्रेसिडेंट है 5000 समथिंग उसकी सैलरी है। तो दो वैल्यू मिल जाएंगी हमें यहाँ पर, मिनिमम और मैक्सिमम। वेयर जॉब इज इक्वल टू न्यू जॉब, लेकिन ये सबके लिए नहीं करनी, ये सिर्फ उन पर्सन की गेट करनी है जिसकी जॉब सेल्समैन या जो भी आप दे रहे हो, जो भी आपने न्यू जॉब दे रखी हो, ये उसके लिए।
आपने जॉब टाइटल दिया सेल्समैन, जॉब हमने प्रोवाइड की सेल्समैन की। अब सेल्समैन के जो मल्टीपल सेल्समैन है उनमें क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम सैलरी उनकी 1000 है और सेल्समैन की मैक्सिमम सैलरी लेट्स सपोज 2000 है। तो ये हमें क्राइटेरिया मिल गया कि आपने जो भी जॉब दी है उस जॉब की मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी ले लो, चाहे वो सेल्समैन है, मैनेजर है, या जो भी आप टाइप दे रहे हैं। इफ न्यू सेल लेस देन मिनिमम सेल, आपके टेबल में तो सैलरी सेल्समैन की मिनिमम 1000 थी। अब आप जो सेलमैन क्रिएट कर रहे हो क्या वो 900 की सैलरी तो नहीं है जो कि लेस देन है, या जो आप सैलरी दे रहे हैं वो सैलरी 2001 तो नहीं है जो ग्रेटर देन है इस सैलरी से। अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या करो आप, देन रेज एप्लीकेशन एरर, एरर को रेज कर दो, क्योंकि हमारे पास जो सैलरी प्रीवियस मौजूद है वो 1000 है और 2000 है। आप इनके बिटवीन तो कोई सैलरी दे सकते हैं, इससे लेस नहीं दे सकते, इससे ग्रेटर नहीं दे सकते, इक्वल नहीं दे सकते, क्योंकि इक्वल की कंडीशन नहीं है हमारे पास, लेस देन और ग्रेटर देन की। अगर कोई भी एरर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है, इनवैलिड सैलरी फॉर दिस जॉब, उसको ब्रेक कर दो। मैंने कहा कि आप क्या करो, मिनिमम सैलरी कॉमा मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन। ये कंडीशन आ गई। हमारे पास जो सेल्समैन है वो 1000 से ग्रेटर के होंगे और 1600 से लेस होंगे। अगर कोई ऐसा सेलमैन क्रिएट होता है तो फिर ठीक है। अगर सैलरी 900 है तो भी मिस्टेक, अगर 1700 है, 1601 भी है, 1600 भी है तो भी मिस्टेक। आप ऐसा नहीं करने दो। एक क्राइटेरिया हमने बना दिया, म्यूटेटिंग, EMP से ही वैल्यू गेट करेगा और EMP में ही इंसर्ट करेगा। इंसर्ट into EMP, EMPNO ename कॉमा सेल और सेल के बाद जॉब। वैल्यूज़ क्या होंगी? वैल्यूज़ होंगी 1007 ले लें इसको। यूज़र नेम, सैलरी हमने इसको दी 1000 थी ना, तो 1001 कर दें, ग्रेटर हो जाएगी ना 1000 से। जॉब क्या होगी इसकी, सेल्समैन को हमने चेक किया है तो सेल्समैन के लिए ही वर्किंग करते हैं। डिपार्टमेंट नंबर 30 कह रहा ठीक है जी, सही है, क्योंकि हमारे पास जो सैलरी आई थी वो 1000 आई थी और आपने 1000 से एक वैल्यू ग्रेटर रखी है, 1001 कर दी, वैलिड सैलरी, सही। वापस आए हम रिकॉर्ड पर, आईडी हमने चेंज की और चेंज करने के बाद इसको आपने कह दिया कि आप क्या करो 100 कर दो बस। इनवैलिड सैलरी फॉर दिस जॉब, ठीक है। आप इस जॉब की सैलरी को नहीं इंसर्ट कर सकते, क्लियर। म्यूटेटिंग कॉन्सेप्ट, EMP से गेट कर रहा है और EMP में ही वापस इंसर्ट भी कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए आपने टास्क ये करना है, टास्क आप ये करें जो कि हम शायद पहले कर चुके हैं, शायद मुझे इसे याद नहीं, मैंने असाइनमेंट आपको दिया था। अब मसला ये है ना कि हमारे पास सैलरी सेल्समैन की जो आई थी वो हमारे टेबल के मुताबिक 1600 थी। तो अगर ये 1600 जिस पर्सन की सैलरी है, आप इसमें अगर 1 रुपये का भी इजाफा कर देते हैं तो ये तो 1 रुपीज़ भी प्लस नहीं करने देगा, आपको रोक देगा। इसका मतलब भी आपका टेबल तो यहाँ पर स्ट्रक हो गया, आप इसमें अपडेट कर ही नहीं सकते किसी भी तरह की, ये आपको DML परफॉर्म करने नहीं देगा,
क्योंकि हमारे पास जो ईएमपी में सैलरी हाईएस्ट है वो सिर्फ 1600 है सेलमैन की। इसके लिए क्या करें, आप एक टेबल क्रिएट करें, जॉब या जॉब का ले लें या जॉब सेल ग्रेड ले लें। एक कॉलम रखें इसमें जॉब्स का, एक कॉलम रखें इसमें मिनिमम अंडरस्कोर सेल का, और एक कॉलम रखें इसमें मैक्सिमम अंडरस्कोर सेल का। सैलरी पहले जॉब टाइटल आपने दिया है इसको सेल्समैन, मिनिमम सैलरी कितनी है इसकी 1000, मैक्सिमम कितनी है 1600। एक और जॉब आपने इंसर्ट की, कौन सी होगी, मैनेजर की, मिनिमम सैलरी कितनी है 3000, मैक्सिमम कितनी है 7000। अब वो जो आप ईएमपी टेबल से चेक कर रहे थे ना कि ईएमपी से मिनिमम मैक्सिमम लेकर आओ, वो आप ईएमपी से चेक मत करें बल्कि इस टेबल से चेक करें। क्या यूजर की सैलरी जॉब सेल्समैन है, अब अगर सेल्समैन है तो इसकी सैलरी मिनिमम ये होनी चाहिए, मैक्सिमम ये होनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको एरर दे दें। इससे फायदा ये होगा कि जिस पर्सन की सैलरी हाईएस्ट है भी तो आप उसको मजीद अपडेट कर सकेंगे, क्योंकि ये म्यूटेट नहीं हो रहा, ये अदर टेबल से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। अभी जो हमने एग्जांपल की ये ईएमपी से ही वैल्यू लाएगा और ईएमपी में इंसर्ट करेगा, म्यूटेटिंग का मसला आ रहा था। अब हमने एक अदर टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है भाई। जैसे अभी आपके पास डिपार्टमेंट और ईएमपी का टेबल है, आप टेबल क्रिएट करते हैं, रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 के लिए। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर मौजूद है। अगर आपको 40 डिपार्टमेंट क्रिएट करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले जाएंगे डीपीटी में, वहाँ क्रिएट करेंगे। उनको बता दो मैं इंस्टीट्यूट में ही हूँ। 12 बजे के बाद ही आपने क्या करना है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब डीपीटी में इंसर्ट कर देंगे, अब डिपार्टमेंट नंबर 30 के अलावा 40, 50, 60 जो भी आपको बनाना है पहले आप क्रिएट करें मास्टर के अंदर और फिर क्रिएट कर लें उसका प्रॉपरली चाइल्ड। लेकिन अगर यही लिंक आप ईएमपी से ही बनाते तो ईएमपी में आपके पास 10, 20, 30 के ही डिपार्टमेंट हैं, आप इसके अलावा 40 नहीं बना सकते थे, कभी भी नहीं बना सकते थे, क्योंकि वो ऑलवेज चेक करेगा ईएमपी से। ईएमपी से डिपार्टमेंट 40 कभी मिलेगा नहीं और ना ही आप क्रिएट कर सकेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, मास्टर डिटेल बना लिया एक और टेबल से। जब आपको कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करना हो पहले आप मास्टर बनाते हैं, फिर उसका चाइल्ड बनाते हैं। यानी अगर आपको किसी एम्प्लॉय की सैलरी अगर इंक्रीज करनी हो तो पहले आके क्या करें, आप इस जॉब के सेलमैन की मैक्सिमम सैलरी को इंक्रीज करके 2000 कर दें, और जब 2000 आप इसको कर देंगे तो फिर आप ईएमपी में कितनी चाहें अपडेशन वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो आपका रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, जैसे जैसे आप अपडेट करना चाहेंगे वैसे वैसे अपडेट कर देंगे, ठीक है। और ये आपके पास जो नेक्स्ट पेज है पॉसिबल सॉल्यूशन, ये भी कुछ इसी तरह का ही है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है आप इसे और अपने इस पॉसिबल सॉल्यूशन को अप्लाई करके चेक ज़रूर कीजिएगा, सही कि क्या पॉसिबिलिटी है, वरना ये म्यूटेटिंग आपको कभी भी अपडेशन परफॉर्म करने नहीं देगा और कभी भी सैलरी को इंक्रीज करने नहीं देगा। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था जो असाइनमेंट के साथ क्लोज हुआ। इंस्टेड कहाँ है?